गहरी नज़रों से जायज़ा लेकर ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि थाने के अहाते के उस हिस्से में कोई पुलिस अहलकार तैनात नहीं है, मैं बर्फ़ की सिल जैसी यखबस्ता दीवार से लटक कर थाने में उतर गया और बेआवाज़ लेकिन तेज़ कदमों से इमारत के उस गलियारे की तरफ बढ़ा जिसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कैद खाना वाक़ था जिसमें ज़हीर शेख को रखा गया था। गलियारे के कोने पर पहुंचकर मैंने निहायत एहतियात से झांका, लेकिन मुझे फ़ौरन ही पीछे हटना पड़ा। ज़हीर की कोठी के सामने मुझे एक पुलिस अहलकार की झलक दिखाई दी थी जिसका रुख शायद मेरी ही तरफ था। चंद लम्हों तक गलियारे में कोई रद्द-ए-अमल न पाकर मैंने एक बार गलियारे में देखा। वहां रोशन बरक़ी पुनकुमों की रोशनी में मुझे नजर आया कि स्टूल पर बराजमान जिस संतरी को देखकर मैं चौंका था, उसके चेहरे का रुख तो जरूर मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वो दीवार से टेक लगाए गहरी नींद के मजे लूट रहा था। अलबत्ता उसकी राइफल दीवार के सहारे चौकस खड़ी दिखाई थी। तभी मुझे दूसरा संतरी भी नजर आ गया। वो कंबल में लिपटा फर्श पर दराज था। अपनी राइफल शायद उसने पहलू में सुला रखी थी। उन्होंने शायद बारी बारी पहरा देने का तय किया होगा, लेकिन जिसे जागकर ड्यूटी देनी थी वो भी नींद से मात खा गया था। रास्ता साफ पाकर मैं दबे पांव आगे बढ़ा। एन उसी वक्त 40-45 उम्र का वो दुबला पतला संतरी कुसमसाया। मैं खिटक कर अपनी जगह साकित हो गया, लेकिन उसे एक बार फिर गहरी नींद की आगोश में जाते देखकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मैं चंद ही लम्हों में संतरी के सर पर पहुंच गया और निहायत एहतियात से हाथ बढ़ाकर दीवार के सहारे खड़ी राइफल अपने कब्जे में ले ली। मैं फैसला कर चुका था कि मुझे उसके साथ क्या करना है, लेकिन मैं बिलावजह उसकी जिंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता था। मैंने कराची में सिखाई गई तकनीक जहन में दोहराई और फिर निहायत नपे-तुले अंदाज में राइफल के बट से उसकी खोपड़ी के एक मखसूस हिस्से पर ज़रब लगाई। उसने झुरझुरी सी ली और स्टूल से फर्श पर ढह गया। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे संभालने के बावजूद लकड़ी का भारी भरकम स्टूल भी उसके साथ ही पुख्ता फर्श पर गिर पड़ा, जिससे अच्छी खासी जोरदार आवाज़ पैदा हुई जो इतनी बुलंद थी कि करीब ही महवे ख्वाब दूसरे संतरी को जगा दिया। उसने हड़बड़ाकर कंबल मुंह से हटाया और चुंधियाई हुई नज़रों से माहौल का जायजा लिया और फिर वो पूरी तरह हवास में आ गया। सूरत हाल का इदराक करते हुए उसकी नज़रें मुझ पर जम गईं। इस असना में मैंने भी उसे पहचान लिया था। वो दिलजीत था, मुझसे हद दर्जे खार खाने वाला रीछनुमा संतरी। इससे पहले कि वो उठकर अपने पहलू में दीवार के साथ लेटी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाता, मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया और लीवर आगे पीछे करके गोली लोड कर ली। अब वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल फायर करने के लिए तैयार थी और उसकी नाल का रुख दिलजीत के सीने की तरफ था। ये देखकर खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने उसे हाथ के इशारे से अपनी राइफल से दूर हटने को कहा। उसने बगैर कहे दोनों हाथ सर से ऊपर उठाते हुए मेरे हुक्म की तामील की। इस तमाम अरसे के दौरान उसकी लोमड़ी जैसी आंखें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मेरी शबाहत खासी बदल चुकी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने मुझे पहचान लिया है। एन उसी वक्त एक धीमी आवाज़ ने लम्हा भर के लिए मेरी तवज्जो भटका दी। वो ज़हीर था जो उस वक्त सलाखों वाले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। होशियार रहना भैया, ये बहुत मक्कार दरिंदा है, कोई दाव न खेल जाए। मैंने इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। मुझे एहसास था कि वक्त तेजी से फिसल रहा है। किसी वक्त भी कोई मुदाखलत बना बनाया काम बिगाड़ सकती है। मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना था। मैंने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान खूंखार और तहक्कुम भरे लहजे में दिलजीत को हुक्म दिया, चाबी निकालो और कोठरी का ताला खोलो। मेरी बात सुनकर उसने कहा, चाबी? अच्छा, ताली? वाह, तो दरोगा साहब के पास होवे। ज़हीर ने नफरत भरे लहजे में उसे ललकारा, बकवास मत कर लानती किरदार। फिर वह मुझसे मुखातिब हुआ, इसी के पास है कोठरी की कुंजी। इसने दिन की ड्यूटी वालों से लेकर अपनी ऊपर वाली जेब में रखी थी। मैंने खूनी नजरों से दिलजीत को घूरा, कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चुपचाप जेब से चाबी निकाल और ताला खोल। उसने इनकार का सोचा जरूर होगा, लेकिन इस दौरान में राइफल मेरे शाने पर टिक चुकी थी और मैंने उसकी छाती निशाने पर रख ली थी। मैंने कहा, ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, चल आगे बढ़। उसने जेब से चाबी निकाली और मरे मरे कदमों से कोठी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस दौरान ज़हीर 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो खासी बेहतर हालत में दिखाई दे रहा था। मेरी नजरें दिलजीत की हर हरकत का बगौर जायजा ले रही थीं। मैं किसी बेएहतियाती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसने ताले में चाबी घुमाई और उसे खोलकर कुंडे से निकाल लिया। अचानक वो तेजी से मुड़ा और भारी भरकम ताला पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंका। उसने बिलाशुबा बहुत मोहलिक वार किया था, लेकिन खुशकिस्मती से मैं पूरी तरह चौकन्ना था। मैं पलक झपकते में झुक गया। ताला एन उस जगह से परवाज करता हुआ गुजरा जहां पहले मेरा सर मौजूद था।
ताला मेरे अकब इस्तादा दीवार से टकराया और फर्श पर बेहोश पड़े संतरी के जिस्म पर गिर पड़ा। मेरे साथ साथ जहीर के मुंह से भी दिलजीत के लिए शायान शान कलिमात खारिज हुए। वो शायद मुझ पर झपटने की सोच रहा था, लेकिन मेरी आंखों में लपकते गैज़ व गज़ब के अंगारे देखकर हिम्मत हार गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, हराम के पिल्ले, औकात में रहे। अब ऐसी कोई हरकत की तो खुद को मुर्दा समझना। इस असना में जहीर कोठड़ी से बाहर आ चुका था। उसने सबसे पहले दिलजीत की राइफल अपने कब्जे में की। उसे फुर्ती से हरकत में देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली। हम दोनों को राइफलें संभाले देखकर दिलजीत की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई। अब वो वाज़े तौर पर मायूस दिखाई दे रहा था, ताहम उसने खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, दुर्गा साहब थारे। लेकिन जहीर ने एक भारी भरकम गाली से उसकी बात काटते हुए कहा, निमट लेंगे उससे भी, तू हमारे आगे चल। उसका इशारा थाने के अहाते की तरफ था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या इरादा रखता है, लेकिन दिलजीत ने जैसे ही उसके हुक्म की तामील में हमारी तरफ पीठ करके बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, जहीर का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और राइफल का बट भरपूर कुव्वत से उसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से से टकराया। मुझे लगा कि मैंने हड्डी टूटने का तराखा भी सुना है। दिलजीत तेवरा कर पुख्ता फर्श पर गिरा। उसकी नाक से गाढ़े खून की तुरली बह रही थी। उसकी मौत का यकीन होने पर मुझे दिल ही दिल में अफसोस हुआ। जहीर की घाघ नजरों ने मेरी कैफियत भांप ली थी। वो धीमे लहजे में बोला, मजबूरी है भाई, आपको पहचान गया है। मेरी तो खैर है, आपके लिए बहुत खतरात पैदा हो जाएंगे। मुझे अपनी बेजा नरम दिली पर झुंझलाहट महसूस हुई। 1-2 मिनट पहले ही उसने मेरी जान लेने की खतरनाक कोशिश की थी और मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उबल रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब जल्दी से निकल चलो, इससे पहले कि कोई इस तरफ आ जाए। उसने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप चौकन्ना रहें, बस 2 मिनट में चलते हैं। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे हाथों बेहोश होने वाले संतरी की वर्दी उतारी। दिलजीत की वर्दी लहू में भीगने की वजह से बेकार हो गई थी। जहीर ने वो वर्दी अपने लिबास के ऊपर ही जैसे तैसे चढ़ा ली और टोपी भी पहन ली। उसने दूसरी टोपी मेरे सर पर चढ़ा दी। बोला, अब बस कंबल लपेट लो। पतरे तजब्जुब के बाद मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। हम दोनों राइफलें ताने मोहतात कदमों से थाने के अहाते की तरफ बढ़े। मैंने एहतियात से बाहर झांका। सख्त सर्दी की रात के तीसरे पहर वहां किसी का नजर आना हैरान कुन होता, लेकिन उसके बावजूद मैंने अच्छी तरह नजरें तोलाईं और फिर मुतमईन होकर जहीर को अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों ने राइफलें अपने शानों पर लटका ली थी। मेरा रुख अहाते के उस हिस्से की तरफ था जहां से मैं अंदर उतरा था। जहीर अपनी अबतर जिस्मानी हालत के बावजूद हैरतंगेज तौर पर अपने बाजुओं के जोर पर दीवार पर चढ़ गया और दोनों राइफलें पकड़कर मुझे भी ऊपर चढ़ने में मदद दी। फिर हम दोनों बारी बारी उतरे और कदम ब कदम टटोलने के अंदाज में गांधी मैदान के छुतनावर दरख्तों के अंधेरे साए में आगे बढ़ने लगे। इस बार हम मैदान का आखिरी सिरा आने के बाद बैरूनी दीवार पर चढ़े और बाआसानी दूसरी तरफ उतर गए। बाहर सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटे की हुक्मरानी थी। हम तेज तेज कदमों से थाने से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जहीर की हाजिर दिमागी पर रश्क आ रहा था। पुलिस की वर्दी की वजह से हम कम से कम आम लोगों की नज़रों में मशकूक होने से बच गए थे। रास्ते और मंजिल के तायुन के लिए अब मैं मुकम्मल तौर पर जहीर पर इन्हिसार करने पर मजबूर था। मुझे खुशी और इत्मीनान ये था कि वो ठीक ठाक और खासा चाको चौबंद दिखाई दे रहा है, वरना उसे थाने से रिहा करवाने की मंसूबाबंदी करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये सताती रही थी कि मैं निढाल और तबाहाल लेकिन हट्टे कट्टे बंदे को कैसे उठाकर थाने की दीवार फांदूंगा। कुछ ही देर में हम दोनों तंग गलियों में घुस चुके थे। घंटे भर के बाद कई मील फासला तय कर चुके थे। इस दौरान हम रेल की बहुत सी पटड़ियां पार करके एक और गुंजान आबादी में दाखिल हो चुके थे। अब वो ज़्यादा मुतमईन नजर आ रहा था। उसने धीमे लेकिन शिकायत भरे लहजे में कहा, भाई अपनी जिंदगी के दुश्मन हो क्या? इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत क्या थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए तुम क्यों गर्दन फंसाने आए थे भैया? मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर कैसे चला जाता? मेरी बात सुनकर वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर गोया हुआ, थाने में घुसकर कैदी को छुड़ाना ये तो सरासर खुदकुशी की कोशिश थी। मैंने जवाबन धीमे सुरों में गुनगुनाने पर इक्तिफा किया, जब प्यार किया तो डरना क्या। पदरे तवक्कुफ के बाद वो बोला, आपने ये कार्रवाई करके मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं आप वाकई पाकिस्तानी खुफिया एजेंट तो नहीं हैं? मैंने उसे टालने की कोशिश की, कहा पहले तो नहीं था लेकिन अब बन गया हूँ, लेकिन मजबूरन, और इसके जिम्मेदार तुम हो। मगर अब मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जिंदा सलामत छुड़ा लिया, इतना काफ़ी है। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, आप कमाल के आदमी हैं भाईजान। मैंने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं और अब हमें करना क्या है?
वो बोला, मेरा ख्याल है अब आपको कोई खतरा नहीं है, ये टोपी और राइफल मेरे हवाले करें और किसी भी बस या ट्रेन के जरिए बम्बई रवाना हो जाएं। वो बोला, मेरी फिक्र न करें, मैं एक मकसद के तहत यहाँ आया था, अब उसके पूरे होने का कोई इम्कान नहीं तो छुप छुपा कर अपने साथियों के पास अपने वतन वापस चला जाऊंगा। उसके लहजे में बेफिक्री नुमाया थी। मैंने कहा, आज की रात के इस हंगामे के फौरन बाद वहां का रुख करोगे तो मारे जाओगे, सुबह होते ही कयामत बर्पा हो जाएगी। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन फिक्र न करें, मैं मामला ठंडा होने के बाद ही वहां का रुख करूंगा। मेरे पास एक महफूज ठिकाना है जहां मैं इत्मीनान से ये वक्त गुजार सकता हूँ। मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा, भाई तुम्हें उस महफूज ठिकाने पर मेरे ठहरने की गुंजाइश भी निकालनी पड़ेगी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, जरा गौर करो, सब समझ में आ जाएगा। सुबह तुम्हारे फरार और संतरियों के हशर नशर का चर्चा होते ही शुक्ला की कमबख्ती आ जाएगी। वो अपनी गर्दन बचाने के लिए क्या क्या जवाब तराशेगा ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे फरार में बैरूनी मावनत का यकीन होने पर उसे मुझ पर शक गुजरेगा। हो सकता है पंजाब मेल से गर्दन से पकड़कर मुझे लाने का हुक्म भी सादिर हो जाए। मेरा भेद खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर वो बआसानी कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारे गठजोड़ का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे और एक देशद्रोही के साथ साथ खतरनाक घुसपैठिए की तलाश भी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। वो कुछ देर मेरी बात पर गौर करता रहा, फिर कदरे तशवीश आमेज लहजे में बोला, आपकी बात में वजन है, मेरी तरह आपको भी मामला ठंडा पड़ने तक पनाह की जरूरत है। चलो कोई मसला नहीं, आपका बंदोबस्त भी हो जाएगा। मेरा यार मेरी बात हरगिज नहीं टालेगा। मैंने हैरत से पूछा, आपका यार कौन? वो बोला, वही जिसके पास हमें पनाह हासिल करनी है, बिक्रमजीत सिंह। उनकी जबान से निकलने वाला नाम सुनकर मैं चौंका और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, सिख? उसने जोश और मुसरत से लबरेज लहजे में कहा, हाँ हाँ सरदार है। मैंने कहा, यार वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या हम उस पर एतबार कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, ओ तुम्हारा मतलब है वो सिख और हम मुसलमान हैं इसलिए? मैंने कहा, हाँ, और ये भी कि अगर उसे पता चल गया कि। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, फिक्र न करें, वो मेरे बारे में सब जानता है, यानी ये कि हिंदुस्तानी सरकार मेरे खून की प्यासी है। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई। मैंने कहा, फिर भी? वो हंसा, बोला, हाँ फिर भी। दरअसल बात यह है कि वो खुद भी हुकूमत हिंद का छोटा मोटा बागी है, कम से कम इस मुल्क से तो हमदर्दी नहीं रखता। मैंने कहा, यार यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? वो एक बार फिर हंसा, बोला, मैं सब तफसील से बताऊंगा, अब जरा इस मनहूस वर्दी से जान छुड़ा लूं, सवेरा होने वाला है। उस वक्त हम खुदरौ झाड़ियों, ऊंचे नीचे टीलों से अटे एक मैदान से गुजर रहे थे। मैंने उसके साथ एक छोटे से टीले पर बैठते हुए कहा, और इन राइफलों का क्या करेंगे? उसने वर्दी और टोपी निहायत नफासत से तह करते हुए कहा, ये राइफलें तो हमारा माल गनीमत है, हमें कश्मीर में शदीद ज़रूरत है इनकी। मैंने पूछा, तो क्या इन्हें साथ लेकर जाओगे? वो बोला, नहीं, अभी ये खतरनाक हैं, इन्हें हम यहीं छुपा कर जाएंगे, बाद में मुनासिब मौका देख कर यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने अपने सर से टोपी उतार कर उसके हवाले करते हुए कहा, ठीक है। मेरे देखते ही देखते उसने दोनों राइफलें और पुलिस की वर्दी एक टीले और बड़े से दरख्त के दरमियान मौजूद छोटी सी कुदरती सुरंग में खासा अंदर धकेल कर खुश्क झाड़ियों और पत्तों से ढांप दिया। उसके साथ ही उसने निशानी के तौर पर 3 बड़े बड़े पत्थर उस दरख्त की जड़ों के पास जमा दिए। उसने मुतमईन लहजे में कहा, काम हो गया, चलो। मैंने पूछा, कहाँ चलें? जवाब देने के बजाय उसने मेरा हाथ थामा और झाड़ियों की एक बाड़ की तरफ बढ़ गया। हमने 10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक मंजर बदल गया। हमारे सामने एक चौड़ी सी सड़क गुजर रही थी जिसके पास लहलहाते खेत नजर आ रहे थे। जहीर ने सुबह की इब्तिदाई किरणों में दमकते चेहरे के साथ कहा, ये रोहतक रोड है जो हमें सीधी हमारी मंजिल भटिंडा ले जाएगी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, अल्लाह करे जल्द अज जल्द कोई बस मिल जाए। मेरा अंदाजा है कि थाने में हंगामा बर्पा हो चुका होगा। 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे इलाके में पागलों की तरह हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। जहीर बोला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं जमाल भाई, हमें जल्द अज जल्द दिल्ली की हुदूद से बाहर निकल जाना चाहिए। उसके लहजे में तशवीश की झलक मौजूद थी। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, एक बात और, पुलिस वाले 2 या ज़ायद अफराद का ग्रोह तलाश कर रहे होंगे, बेहतर होगा कि हम दोनों एक साथ गाड़ी में सवार न हों। जहीर ने तजवीज़ पेश की, ठीक है, मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो आगे चला जाता हूँ, हम कम से कम 1 मील के फासले से गाड़ी में सवार होंगे। मैंने अपना जहन दौड़ाते हुए कहा, नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। आगे किसी ऐसे शहर का नाम बताओ जिससे यहाँ से जाने वाली तमाम गाड़ियाँ गुजरती हों। उसने कुछ सोच कर बताया, फतेहाबाद। मैंने कहा, तो ठीक है, अब जो भी गाड़ी आए तुम उसमें सवार हो जाओ और फतेहाबाद उतर कर बस अड्डे पर मेरा इंतज़ार करो।